सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो, आज की टॉपिक, आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंपॉर्टेंट तो खैर है ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी रहेगी। लेकिन बिफोर आई बिगिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो अपना नाम क्लियरली ज़रूर भेजा करें। नाम के साथ अगर जगह भी लिख देना जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, नेम एंड प्लेस, तो मैं अपने वीडियोस में वो इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। जैसे आज का ही वीडियो ले लें, आज की जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और हट के था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने सज्जन ने ये रिक्वेस्ट भेजी उनका नाम क्लियर नहीं था। आई कैन नॉट नेम द पर्सन, इसलिए अपना नाम क्लियरली भेजा करें रिक्वेस्ट में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट और हट के रिक्वेस्ट क्यों थी? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आपने अक्सर वीडियोस देखे होंगे या इन्फॉर्मेशन देखी होगी, गूगल पे भी सर्च किया होगा, तो ना जो हार्ट को लेके दिक्कतें हैं उसमें ना बहुत कॉमन दिक्कत रहती है ब्लॉकेज। आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, है ना, प्लाक फॉर्मेशन हो गया। मैंने कई वीडियोस डाले इसके ऊपर, हार्ट एंड होम्योपैथी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ना, उसमें कई वीडियोस हैं, उसमें क्या होता है, क्या मसला क्या और क्या उसके दवाएं रहती हैं। लेकिन उसमें क्या था, मैं उनको शॉर्ट बताऊं, जो प्लाक फॉर्म हो गया आर्टरीज के अंदर ना, जगह तंग हो गई है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इट लीड्स टू इस्कीमिया, इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड वो सिम्टम्स आते हैं। लेकिन इन सज्जन की रिक्वेस्ट थी कि वो बात बताएं जहां प्लाक की वजह से वो जगह कम नहीं हुई है, लेकिन जो आर्टरीज है ना वो सिकुड़ गई हैं, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन कह लें, श्रिंक हो गई हैं वो ब्लड वेसल्स। उस वजह से अगर दिक्कत आ रही है, उसका क्या हल है? कुछ हल है उसका होम्योपैथी में, आज उसकी बात करेंगे। दोस्तों पहली बात याद रखें, दिस कॉल्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ये कुदरती भी हो सकती हैं, ये जानबूझ के भी की जाती हैं, कई कंडीशंस में ये रिक्वायर्ड होता है, तो दवाओं के ज़रिए इसको किया जाता है। अब ऐसा कैसे होता है मैं बताऊं आपको, इन शॉर्ट बताता हूं। जो हमारी आर्टरीज की अंदर की जो मसल्स हैं ना, वो टाइट हो जाती हैं, दे टाइटन अप। उस वजह से क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगी आर्टरी। वो श्रिंक कर जाएगी तो अंदर का जो दायरा है ना, जो अंदर का डायमीटर है, जो अंदर की स्पेस है जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, वो कम हो जाएगी। तो जिस ऑर्गन को वो सप्लाई कर रही है आर्टरी या ब्लड वेसल, वहाँ दिक्कतें, वहाँ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट। दिस कॉल्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये वेजो डायलेशन का ऑपोजिट रहता है, उसमें डायलेट हो जाती हैं और अलग से। फिर मैंने कहा ऐसे ना कुदरती भी कई बार होता है, नेचुरली हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत ठंडे इलाकों में, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, अक्सर रहता है, बहुत फ्रीजिंग पॉइंट पे रहता है, तो या मौसम अक्सर ठंडा होना, तो क्या होता है, ये ना कंस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती हैं ब्लड वेसल्स। कुदरती है, नेचुरली ये ना कंस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। टू कीप आवर सेल्स वार्म, हमारी बॉडी को निग मिले, वार्मथ मिले, हीट जो है ना वो डिसिपेट ना हो, बाहर को ना जाए। कुदरती नेचुरल फिनोमेना कितना बढ़िया है। लेकिन ये ना, ये फ़ायदेमंद ज़रूर है लेकिन ऐसे केस में, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है कि अगर बंदे का बीपी बढ़ता है, ऑब्वियसली ये और बीपी बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। सेकेंडली, अगर कोई हाइपरथर्मिया का पेशेंट है, ऑलरेडी उसको दिक्कत रह रही है हीट की, तो इट कैन लीड टू हीट स्ट्रोक ऑल्सो, वो बहुत भयानक हो सकता है। तो यानी कि ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ये जो फिनोमिना है, इट कैन हेल्प अस, इट कैन हर्ट अस। ये हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये बेसिकली क्या होता है, जो वेजोमोटर नर्व्स रहती है ना, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, वो सिग्नल भेजती हैं सो दैट वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, वो श्रिंक करें। उस वजह से वो टाइटन हो जाती हैं, वो सख्त हो जाएंगी, वो टाइट हो जाएंगी। उस वजह से वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। और ऐसे जो बहुत सर्दी वाले इलाकों में मैंने बताया आपको ना, तो जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है ना, जो सुपरफिशियल ऊपरले एरिया में रहती हैं, वहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी शुरू हो जाती है। कुदरती जो है हमारे फ़ायदा, हमारे लिए फ़ायदा है उसमें, क्योंकि वो जो ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाएगा ना, तो जो हीट डिसिपेट होनी वो कम हो जाएगी, हीट बाहर को नहीं निकलेगी, वो रिजर्व रहेगी, कंजर्व रहेगी हीट, हमें वार्मथ मिलेगी, हमें हीट निग मिलता है उससे, ठीक है। लेकिन कई ऐसी कंडीशंस रहती हैं जहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल इन शॉक, है ना, रोजेसिया, माइग्रेन्स में, एजमा के कंडीशंस में, सीओपीडी में, या मीन ग्लोकोमा के केस में भी। और थर्डली कुछ ना इस प्रकार की दवाएं भी रहती हैं एलोपैथी में, जिस वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन स्वाभाविक ही हो जाती है। तो बहुत सोच समझ के दवाओं का प्रयोग कीजिएगा। फॉर एग्जांपल नेजल डीकंजेस्टेंट्स, अक्सर जैसे आजकल का मौसम सर्दी जुकाम का रहता है ना, तो ओवर द काउंटर ओटीसी में मेडिसिन मिल जाते हैं, डायरेक्ट केमिस्ट से लेके हम शुरू कर लेते हैं लेना। बी वेरी वेरी कॉशियस। वो जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स है ना,
वो दे लीड टू वेजोकंस्ट्रिक्शन। और अगर बीपी का पेशेंट है, उसको नज़ला जुकाम हो गया, वो नेजल डीकंजेस्टेंट ले रहा है, तो उसका बीपी और शूट करेगा, जिस वजह से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का रिस्क और बढ़ सकती है। अच्छा, चौथा एक और केस है जहाँ अगर ये वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है ना, तो इट विल लीड टू लेस ब्लड फ्लो ऑब्वियसली, है ना। तो जो फिंगर्स हैं, हमारे टोज हैं, फिंगर उंगलियां हैं, पाँव के अंगूठे हैं, तो वहाँ ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है, सुनपन नंबनेस आनी शुरू हो जाती है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना। और इसकी क्या साइड इफेक्ट्स कह लें, दिक्कतें कह लें, वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से मैंने बताया आपको स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक के चांसेस या रिस्क बढ़ सकता है अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइपरथर्मिया है तो, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, वो उससे बचना पड़ेगा। जो सीएडी पेशेंट्स हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स हैं ना, वो ख्याल रखें, वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, स्पेशली व्हेन द पेशेंट इज अंडर स्ट्रेस। फिर इस वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, पीएच जिसे हम कहते हैं या पीएच कहते हैं, राइट। इस वजह से सिवियर हेडेक्स हो सकते हैं, सर में दर्द भयंकर किस्म के। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कि ये वेजोकंस्ट्रिक्शन और किस कारण से हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया, नेजल डीकंजेस्टेंट्स, अगर इस प्रकार की दवाएं कुछ लेते हैं एलोपैथी में, तो उस वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है, ठीक है। सेकेंडली, मैंने आपको बताया कुछ इस तरह की मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे रेनॉल्ड्स डिजीज़, रेनॉल्ड्स फिनोमिना ऑब्जर्व किया ना, जैसे वो फिंगर टिप्स और वो सुनपन होना शुरू हो जाता है, इट कैन लीड टू वेजोकंस्ट्रिक्शन। थर्डली, स्ट्रेस, मेंटल कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो जाती है कई बार ना, स्ट्रेस कैन लीड टू वेजोकंस्ट्रिक्शन। यस, स्ट्रेस हो गया या और कोई ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, दिक्कतें जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रही है ना, इट कैन लीड टू वेजोकंस्ट्रिक्शन, राइट। देन कैफीन, अगर कैफीन इंटेक ज़्यादा रह रहा है उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन करते हैं, उस वजह से ऐसा हो सकता है। नमक की मात्रा ज़्यादा लेने, अब इसलिए ना जो हाई बीपी वाले पेशेंट रहते हैं उनको नमक कम खाने को सजेशन दी जाती है, सुझाव दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हाई इनटेक ऑफ सोल्ट, अगर नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, वो और बीपी को बढ़ाएंगे। फिर आजकल ट्रेंड है प्रोसेस्ड फूड्स का, फ्रोज़न फूड्स का, प्रोसेस्ड फूड स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फूड, प्रोसेस्ड अगर है ना तो वो भी वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, इससे ना हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज हो गई है, थोड़ा आइडिया हो गया कि वेजोकंस्ट्रिक्शन क्या होती है, क्यों होती है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या लक्षण हैं। आइए होम्योपैथिक दवाएं बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, इसमें ना कई दवाएं आती हैं, क्योंकि सिम्टम्स जैसे जैसे आते हैं, मैं आपको मालूम है होम्योपैथी में दवाएं बदलती रहती हैं। प्रमुख 3 दवाएं आपके सामने रखूँगा, जो कि मान के चलिए ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड दवाएं रहेंगी, जो वेजोकंस्ट्रिक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे, उससे आने वाली दिक्कतों को नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कैक्टस के ऊपर मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस कैसे हेल्प करती है। इसका ना जो इंटरनल ऑपरेशन है ना, जो इसका एक्शन है वो हार्ट के ऊपर है प्रमुख, वो सर्कुलेशन के ऊपर है। अब यहाँ जो सर्कुलेशन वाला मैटर है ना, उसको हम कंसिडर करें। इसमें भी ना 3 इंपॉर्टेंट शब्द प्रयोग में लाऊंगा, उसको याद रखिएगा। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स हैं तो कैक्टस तो बनती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कंस्ट्रिक्शन, सेकेंड इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी माने तो कि जैसे हर इक्वल इंटरवल्स पे वो दिक्कतें आनी, वो सिम्टम्स आने, जैसे हर रोज़ सुबह 11 बजे दिक्कत आनी शुरू हो गई है, पीरियोडिसिटी, ठीक है, सेम पीरियड पे ये दिक्कत आ रही है। थर्ड इज स्पास्मोडिक पेन्स। अब कहीं भी बॉडी में कंस्ट्रिक्शन हो रही है ना, यहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन की बात करें, लेकिन बॉडी में कहीं भी कंस्ट्रिक्शन हो रही है, मार्क माई वर्ड्स, कैक्टस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे कॉमन दिक्कत रहती है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द चेस्ट, छाती में जकड़न, अक्सर देखा गया ना। उससे क्या होगा, ओप्रेस्ड सी ब्रीदिंग रहेगी, हिंडरिंग रेस्पिरेशन, हमें सांस लेने में दिक्कत रहेगी, एंजाइना तक के सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है तो कैक्टस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। फिर कंस्ट्रिक्शन ना नेक ऑफ ब्लैडर में भी हो सकती है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ना, वहाँ अगर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो यूरिन रिटेंशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कहीं भी हो रही है ना, तो कैक्टस बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। और सर में दर्द, वो भी किस प्रकार का, कंजेस्टिव हेडेक्स, कंजेस्टिव हेडेक्स, सर में दर्द रह रहा है बिकॉज ऑफ कंजेशन, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन, सो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस विल हेल्प यू। 30 CH इज राइट पोटेंसी टू बिगिन विद, 30 CH से स्टार्ट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है ग्लोनाइनम। ये हमारी नाइट्रोग्लिसरीन रहती है होम्योपैथी में, वी ऑल नो, है ना। ग्लोनाइन के ऊपर भी मैंने डिस्कशन डाली हुई है, देख लीजिएगा। यहाँ भी याद रखिएगा, वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन अगर हो रही है ना, कंजेशन हो रही है, कंजेस्टिव हेडेक्स के लिए पर्टिकुलरली ग्लोनाइन इज अ मास्टर रेमेडी अनडाउटेडली। और वो भी मैं आपको बताऊं, अगर सडन वैस्कुलर कंजेशन हो जाए, अचानक से हो जाए, तो ग्लोनाइन जरूर दीजिएगा। कंजेस्टिव हेडेक्स, अगेन ब्लड सर्जिंग, ये कुछ सिम्टम्स हैं, ग्लोनाइन काम करती है।
ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स 30 से स्टार्ट करें, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर बहुत सीवियर है तो लगातार दें, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है मेलिलोटस। मेलिलोटस ऑफिसिनालिस, मेली बोलते हैं इसको। इसका जिक्र पहली बार हो रहा है, इसके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी, होम्योपैथिक दवा रहती है, बहुत ही इसका उम्दा रोल ऑफ एक्शन। मेलिलोटस दोस्तों वहाँ काम करती है जहाँ भी ना कंजेशन होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से कंजेशन हो गई है और साथ में सिम्टम आता है ब्लशिंग का। फॉर एग्जांपल अगर चेहरे पे, अगर सर पे जो वेस्कुलर सप्लाई है ना, जो ब्लड सप्लाई है, उसमें अगर एनगॉर्जमेंट्स हो गई हैं, ठीक है, इट विल लीड टू ब्लशिंग। जैसे ना लाली सी आ जाती है बिकॉज ऑफ हाइपरेमिया। ब्लड इस तरह का फ्लो रहता है कि उसकी जब तक निकासी या उसको रिलैक्स ना हो ना, वो प्रॉपर वेसो डायलेट ना हो, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में मेलिलोटस विल हेल्प यू। मेलिलोटस ऑफिसिनालिस याद रखिए। यह एक छोटा सा सिम्टम आपको और बताता हूँ, आपने शायद कहीं ऑब्जर्व किया हो, महिलाओं में ना अगर बहुत ही ज़्यादा ना वायलेंट सा थ्रॉबिंग सा हेडेक रहता है, सर में इस तरह का दर्द रहता है, लेकिन जब उनको पीरियड्स आते हैं, जब मेंसेस आते हैं, मेंसेस फ्लो शुरू हो जाता है, तो उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ है ना, मेलिलोटस सिंगल डोज कैन डू वंडर्स। ठीक है, मेलिलोटस अगेन डाइल्यूशन फॉर्म में ले सकते हैं, 30 CS टू स्टार्ट विद। दोस्तों ये तो थी बहुत महत्वपूर्ण टॉप की 3 दवाएं कह सकते हैं। जैसी रिक्वेस्ट आई थी ना, अगर ये दिक्कतें रहती हैं, आर्टरीज या ब्लड वेसल्स सिकुड़नी शुरू हो गई हैं, प्लाक हालांकि नहीं बना हुआ है, ब्लॉकेज नहीं हो रही है, लेकिन सिम्टम्स इस प्रकार के आ रहे हैं, तो कौन सी होम्योपैथी दवाएं अपने पास रखें। सो वेजोकंस्ट्रिक्शन दोस्तों कहीं भी हो बॉडी में, ये प्रमुख रहेंगी 3 दवाएं। बाकी सिम्टम्स जैसे लक्षण बदलते हैं तो दवाएं और जुड़ती जाती हैं। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव डालिएगा, अपने रिक्वेस्ट भेजिएगा, अपना नाम और सिटी, शहर का नाम साथ में जरूर जोड़िएगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस।